पहले स्विंग करके देखो, पहले स्टार्ट करो। अभी आप कार ड्राइव करना अगर सीख रहे हो, पहले नॉर्मल कार से सीखो, फर्स्ट गियर में सीखो। इंटरडे सीधे 5th गियर है, उसके बाद भी लॉस होते रहे एंड 6 मंथ्स में अकाउंट पूरा वाइप आउट। तो ऑप्शंस को मैं ये नहीं कह रहा कि मत करो, ट्रेडिंग भी तब करो आप जब अपने स्टॉप लॉस को पे ले आओ। उसके अंदर चेकलिस्ट आपने बस देखा कि जो स्टॉक है वो आपका अपर सर्कल लोअर सर्कल्स में ना फंसा हो, उसमें एटलीस्ट जो कैपिटल है आपकी मार्केट कैप है वो की ना हो, कि बहुत ही छोटा माइक्रो कंपनी ना हो, और जो उसकी जो मूविंग एवरेज होती है पर हो, अगर आपने उसमें लॉन्ग करना है तो। ये बेसिक चेकलिस्ट है। काफ़ी स्टॉक्स होते हैं जो रुकते ही नहीं है, बहुत वर्टिकल मूव ऑलमोस्ट दे देते हैं, उस टाइम पे आप यूज़ कर सकते हो। ओके, हरनीत सिंह खरबंदा, ऑल्सो नोन एज ट्रेडर हरनीत, कैसे सर आप? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द पॉडकास्ट। आपने समय निकाला हमारे लिए और इस पॉडकास्ट को ज्वाइन किया। थैंक यू जी, थैंक यू। तो हरनीत जी, आपको मैं काफ़ी टाइम से फॉलो करता आया हूँ। मैंने आपको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो किया है, यूट्यूब पे भी मैंने आपको सब्सक्राइब किया हुआ है और काफ़ी टाइम से आपका कंटेंट मैं देखता आया हूँ। तो बेसिकली आपके कंटेंट में मुझे जो ज़्यादा देखने को मिला है कि आप ट्रेडर हैं, लेकिन ट्रेडिंग से ज़्यादा आप ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर वीडियो बनाते हैं। तो मतलब मुझे लगता है कि आपके यूट्यूब चैनल पर भी मैं देख रहा था, आई थिंक 300 प्लस वीडियोज़ हैं। तो 300 प्लस वीडियोज़ में से कितनी लॉन्ग फॉर्म वीडियोज़ होंगी आपकी? ज़्यादातर लॉन्ग फॉर्म ही है, मतलब शॉर्ट्स मैंने अब डालनी स्टार्ट की है। अच्छा। बट मैंने देखा है कि भी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को इसलिए मैंने चूज़ करा बिकॉज मैंने स्टार्टिंग जब ट्रेडिंग की थी, जब मुझे लॉसेज हुए स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा, उसके बाद समझ आया कि यार स्ट्रैटेजी तो बंदा कहीं से भी सीख लेता है, बट साइकोलॉजी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए मुझे लगा मैं क्या, मैं कभी भी कहीं पे भी अपना कंटेंट डालना स्टार्ट करूँगा तो साइकोलॉजी के बारे में ही समझाऊंगा सबको। तो यही चीज़ आई थिंक मुझे देखने को मिली है कि मुझे लगता है कि अगर 300 वीडियो आपके चैनल पे है, या मान लीजिए 100 वीडियोस भी होंगे, तो मुझे लगता है ना 100 में से शायद 95 वीडियोस आपने ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर करी होगी। सिर्फ साइकोलॉजी पे। तो आप डायरेक्टली ट्रेडिंग क्यों नहीं बता देते अपने चैनल पे कि ट्रेडिंग ऐसे होती है, ये इंडिकेटर होता है और इस तरीके से बस? मैंने वीडियोस पहले बहुत बनाई थी, बट वीडियोस मैंने देखे यूट्यूब पे, आप देखो साइकोलॉजी की वीडियोस बहुत कम है। टेक्निकल इंडिकेटर्स तो हर कोई समझा रहा है, एक एक आप यूएस के ट्रेडर्स है, देखो टेक्निकल कहीं से भी सीख सकते हो। इंडिया के स्टॉक्स देखो, यूएस के देखो, चाहे क्रिप्टो देख लो, जो टेक्निकल इंडिकेटर्स है, प्राइस सेक्शन वो सेम रहता है जी। तो वो सीखने के लिए लोगों के पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, बट साइकोलॉजी कोई इतने प्रॉपर्ली नहीं सिखा रहा। एटलीस्ट इंडिया में चैनल कोई ऐसा नहीं है जो सिर्फ साइकोलॉजी पे ही बेस्ड है। तो एंड मैंने इंपॉर्टेंस देखी थी साइकोलॉजी की, इसलिए मेरी फर्स्ट बुक भी साइकोलॉजी पे थी पूरी। अब देखो, साइकोलॉजी की बुक हमेशा कम सेल होती है, साइकोलॉजी की वीडियोस कम लोग देखते हैं। बिल्कुल। बट ठीक है, कम देखने कोई बात नहीं है, पर मुझे पता है ये हेल्प लोगों को यही करेगी। इवन मैं भी कहना चाहूँगा कि आपका जो यूट्यूब चैनल है वो बहुत ही अंडररेटेड चैनल है, क्योंकि आप साइकोलॉजी के ऊपर बात करते हैं और साइकोलॉजी समझने के लिए मुझे लगता है कि पेशेंस चाहिए होते हैं। लोग चाहते हैं कि हमें बस ट्रिक बता दो ट्रेड करने की, हम क्विकली पैसा डालें, क्विकली पैसा निकालें और हमारा प्रॉफिट हो जाए। मतलब मेरे पास लोग वही आते हैं। अब अगर मैं ऑप्शन पे अगर स्टार्ट कर दूँ डालना मैं वीडियोस, बहुत व्यूज़ आएंगे, सब कुछ होगा, बट मैं वो चाहता ही नहीं हूँ। मुझे है कि भी जो मेरे पास आते हैं ना, सारे यही आते हैं कि अरे सर हमने सब तरफ धक्के खा लिए, आपका चैनल पहले मिल जाता ना तो हमारा इतना लॉस बच जाता। करेक्ट। तो मुझे एक्चुअल में वही चाहिए कि मैं लोगों की एक्चुअल में हेल्प कर पाऊँ। सिर्फ व्यूज़ वगैरह तो देखो चलते रहते हैं, आपका चैनल इतना बड़ा है मेरे से, व्यूज़ का तो आपको सब पता है, वो ऊपर नीचे होता रहता है। बट एंड ऑफ द डे यही है कि यार लोगों की एक्चुअल में हेल्प कैसे होगी, वो साइकोलॉजी से ही होगी। वो लोगों को अच्छे से जब समझाओगे कि क्या नहीं करना चाहिए, उसी से होगी। और ये चीज़ ना ज़्यादा लोगों ने सुनना नहीं है, सबको होता है बस ये बता दो क्या लेना है, कहाँ लेना है, कहाँ बेचना है। वही बस मतलब क्विक एक्शन के पीछे पड़े होते हैं कि बस हाँ। फटाफट से कुछ ट्रेड कहीं पे मिल जाए, पैसा डाला निकाला। इनफैक्ट जब स्विंग ट्रेडिंग की बात करते हैं तो स्विंग ट्रेडिंग में आई थिंक कुछ मल्टीपल डेज के लिए वेट करना पड़ता है, इससे पहले क्या प्रॉफिट बुक करो। लोग इनफैक्ट वो भी नहीं करना चाहते, उन्हें तो इंट्राडे करना है कि भैया आज ही पैसा निकाल के घंटे बाद पैसा निकालू और मेरे पास कई लाख रुपए बन जाए। तो देखो उसमें कोई इशू नहीं है, वो करना है करो, बट मेरा यानी मतलब है पहले स्विंग करके देखो, पहले स्टार्ट करो। अभी आप कार ड्राइव करना अगर सीख रहे हो, पहले नॉर्मल कार से सीखो, फर्स्ट गियर में सीखो। इंटरडे सीधे 5th गियर है, 5th गियर में ला के आप चलाओगे तो झटका ही लगेगा। तो पहले आप नॉर्मल स्विंग ट्रेडिंग करो, अगर उस पर आप ठीक करते हो 1-1.5 साल 2 साल ठीक कर पा रहे हो, उसके बाद फिर आप इंटरडे में ट्राई कर लो। एंड उसमें भी अपनी पूरी कैपिटल क्यों डालनी, पूरी कैपिटल का 10% 15% से ट्राई कर लो। एक बार आप उस 10% को 20% कर पा रहे हो तो और कैपिटल डालो। मतलब मैंने एक बार ये ट्वीट भी किया था कि अगर आप 10,000 को 20,000 नहीं कर सकते तो आप 1 लाख से 2 लाख नहीं कर पाएंगे। पहले आप बेसिक्स तो अपने पहले ठीक करो। करेक्ट है। तो अभी डिटेल में इसके बारे में हम और बात करेंगे। ये पॉडकास्ट मैं चाहूँगा कि शॉर्ट रहे, क्रिस्प रहे। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मेरे पास ट्रेडर हरनीत जी के लिए, तो एक एक करके हम इसको फॉलो करेंगे। तो हरनीत जी, अभी ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर हम और बात करेंगे। तो एक तरह से जैसे भी आपने बताया कि लोग, अगर आप ट्रेडिंग की वीडियो डालने लगे तो शायद आपके चैनल पे ज़्यादा व्यूज़ आएँ, लोग ज़्यादा फॉलो करना स्टार्ट कर दें, लेकिन ट्रेडिंग साइकोलॉजी कोई नहीं समझना चाहता। तो ये बात मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी ऑप्शन ट्रेडर रहा हूँ और पिछले 3 साल से मैं लगातार ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा हूँ। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में जितना मुझे समझ में आया है कि ट्रेडिंग
करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी साइकोलॉजी। अगर किसी की साइकोलॉजी सही नहीं है तो वो ट्रेड चाहे कितनी मर्जी कर ले, ऑब्वियसली ज़्यादा करेगा तो ओवर ट्रेडिंग में चला जाएगा और अल्टीमेटली नुकसान होगा। तो साइकोलॉजी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरे ख्याल से आप उसी का कंटेंट सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे हैं, जो कि मैं कहूँगा कि हाँ, रियल में काफ़ी यूजफुल कंटेंट आपका है और बहुत सिंपल तरीके से आप इन चीज़ों को अपने चैनल पे शेयर करते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूँगा आपकी जर्नी से कि आपने बताया कि आप पहले काफ़ी लॉसेस कर चुके हैं। तो लॉसेस कहाँ से आपके स्टार्ट हुए, कितने टाइम के लिए आपने ट्रेडिंग करी, क्या आपने ऑप्शन ट्रेडिंग करी थी, स्विंग ट्रेडिंग करी थी, और उसके बाद जब आप अब मूव हुए हो, आप स्विंग ट्रेडिंग का भी मूव हो गए हो। प्लस आपने 2 बुक्स भी लिखी हैं, ट्रेड लाइक अ मॉन्क और स्विंग ट्रेडिंग, ये वाली जो बुक है। तो ये बुक थैंक यू, आपने मुझे आज दी है। मैंने अभी तक इसको पढ़ी नहीं है, लेकिन हाँ, मैं इसको पढ़ना ज़रूर चाहूँगा, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे भी लग रहा है कि शायद मुझे स्विंग ट्रेडिंग में मूव करना पड़ेगा। तो आपकी जर्नी कैसी रही है इस चीज़ में, अगर थोड़ा डिटेल में अगर हम जानना चाहें तो? देखो, मार्केट तो इंटरेस्ट शुरू से ही था, बट 2008 में जैसे जब क्रैश आया तब देखा तभी क्या हो रहा है। बट तो तब कब से स्टार्ट किया आपने, किस ईयर से? मतलब एक्चुअल में फुल टाइम जो करा था 2015 से, 2015 से काफ़ी टाइम हो, 10 साल हो गए। 10 साल हो गया ऑलमोस्ट। बट उससे पहले 2008 में इंटरेस्ट आया था, बट उस टाइम नॉलेज नहीं थी इतनी ज़्यादा। बस देख रहा था कि क्रैश आ रहा है, रिसेशन क्या होता है, ये सुन रहा था, बट कुछ मार्केट में नहीं था मैं उस टाइम। फिर 2012 में काफ़ी ट्राई करी मार्केट में आने की। मेरे वाइफ के कजन्स एक दो करते थे, उनके थ्रू अप्रोच करा, नहीं ज़्यादा नॉलेज हो पाई, नहीं करा। फिर फाइनली जाके 2015 में जाके थोड़ा बहुत ऐसे मैं ट्विटर पे एक्टिव हो गया था उस टाइम पे। तो ट्विटर पे थोड़े बहुत ऐसे लोग मिलने स्टार्ट हो गए जो ट्रेडिंग करते थे। उनको फिर देख देख के उनको कॉन्टैक्ट किया, फिर उनसे सीखा क्या करना क्या नहीं करना। फिर उसके बाद बहुत सारे कॉन्फ्रेंस जो होते हैं, जो ट्रेडर्स कॉन्फ्रेंस होते हैं, 3 दिन के लिए हमने होटल में जाके रहना होता है, वहाँ पे स्पीकर्स आते हैं काफ़ी, वो अटेंड करे, बॉम्बे जाके, नोएडा जाके बहुत करे अटेंड। उसके बाद फिर बेंगलोर वगैरह सेशन अटेंड करे, दिल्ली में बहुत तो सारे ये सब पेड सेशंस वगैरह होते सब पेड सेशन थे। मतलब मैंने जो ये सीखने के लिए 3-3.5 लाख तो मैंने सेशंस पे दिए थे मैंने जा जाके। काफ़ी सेशंस थे जो कि वेबिनार्स थे 2 दिन के 60,000 के, CNBC में सर आते थे उनका अटेंड किया। ऑनलाइन वेबिनार्स काफ़ी अटेंड करे, मतलब बहुत सारे। तो ये जितने भी वेबिनार्स आपने ज्वाइन किए थे सारे ऑप्शन ट्रेडिंग बेस्ड थे? नहीं, मतलब उनमें से काफ़ी ऑप्शन के थे, बट काफ़ी नॉर्मल स्विंग ट्रेडिंग भी थे, काफ़ी इन्वेस्टमेंट के भी थे। ओके। कोई जब स्टार्ट कर रहे हो तो आप सब कुछ आपने ट्राई करना होता है कि क्या हैंडल कर। फिर एंड बाई चांस जो लोग मुझे स्टार्टिंग मिले थे उन्होंने कहा था कि स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशन ट्रेडिंग से स्टार्ट करो। मैंने वहाँ से स्टार्ट किया, तो स्टार्टिंग ही मैंने डेली चार्ट से की थी। ओके। मैं डेली चार्ट के नीचे कभी नहीं जाता था। तो मतलब वन डे चार्ट? वन डे चार्ट पे। ओके। मतलब 1 डे चार्ट में, मंथली में ट्रेंड देखना क्या चल रहा है, वीकली में देखना कि फिर कोई आसपास रेजिस्टेंस तो नहीं है, एंड फाइनली डेली चार्ट पे ट्रेड करना। ओके। वहाँ से ट्रेड करना स्टार्ट किया, एंड पहले 1.5 साल बहुत अच्छी रिटर्न्स आई थी, बिकॉज न्यू था, कोई पुराना कोई वो फियर नहीं था माइंड में, नहीं था। करेक्ट। एंड जब आप 1 डे चार्ट देख रहे हो तो आप पीसफुली ट्रेड कर सकते हो। आपकी साइकोलॉजी एकदम फ्रेश थी उस टाइम? हाँ, तो उस टाइम पे मैं आराम से ट्रेड कर पाया। फिर ट्विटर का बेनिफिट बहुत ज़्यादा था, पर एक नुकसान भी हो गया कि ट्विटर पे लोग ना उस टाइम पे बहुत ज़्यादा अपने स्क्रीनशॉट डालने स्टार्ट हो गए थे। तो एक सर थे, वो 970 918 पे बैंक निफ्टी के 5 लाख 6 लाख के स्क्रीनशॉट डालने स्टार्ट हो गए प्रॉफिट के। तो मैं मेरे फ्रेंड हम करते थे उस टाइम, हमने देखा हम भी सेम कर रहे हैं, हम भी सेम टेक्निक फॉलो कर रहे हैं, इनसे ही हमने सीखा हुआ है, इनका वेबिनार भी हमने अटेंड किया था। मैं कहा हम कुछ हज़ारों में कर रहे हैं, ये सुबह 2 मिनट में लाखों प्रॉफिट कर रहे हैं। हमने अपने सारे स्टॉक्स डिलीट करके सारा खत्म करके सिर्फ बैंक निफ्टी पे फोकस कर दिया। ऑप्शन ट्रेडिंग में आप आ गए? ऑप्शन में फुल टाइम आ गए। मैं कहा अब ऑप्शन नहीं करना और कुछ नहीं करना। प्रॉफिट कर रहे थे अभी तक अच्छा, बट ज़्यादा नहीं कर रहे थे। हमें ये लगा कि ऑप्शन में बहुत जल्दी बहुत क्विक प्रॉफिट हो जाएगा। तो इनिशियली मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूँगा, मतलब जब आप कह रहे थे कि इनिशियली प्रॉफिट होना स्टार्ट हुआ तो कुछ थाउजेंड्स में, तो क्या मतलब एक मान सकते हैं वैल्यू ऑन एन एवरेज आप कितना निकाल रहे थे डेली का? मतलब ऐसे अमाउंट वाइज भी ऐसे वो ठीक नहीं होता। हाँ। परसेंट वाइज डेली का ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा। बट ये था कि महीने का 4-5% निकाल लेते थे, क्योंकि अभी फ्रेश थे और उस टाइम पे टाइम बेस था, स्मॉल कैप बहुत से चल रहे थे। ओके। तो बहुत इजीली वहाँ पे उस टाइम प्रॉफिट आ रहा था। मतलब हम रोज देखते थे कि यार 10 स्टॉक में से 2-3 स्टॉक में जापा सगड़ लग गया है, बड़ा इजी ट्रेंड राइड हो रहा था। अच्छा। उसमें हमारी इतनी ज़्यादा कुछ नहीं थी, मार्केट का ट्रेंड बहुत अच्छा था। 2015, 16, 17 जो था स्मॉल कैप के लिए बहुत अच्छा टाइम था, और उस टाइम पे हम अच्छे टाइम पे एंटर हो गए थे, राइड कर रहे थे। बट जब ऑप्शन के अंदर आए, ऑप्शन के अंदर आते एकदम से, फिर जब एक तो स्टार्टिंग में ना होता कि अब बिगिनर्स लक सबका लग जाता है। हाँ। वो लगा और बहुत अच्छा लग गया बिगिनर्स लक। अब उसकी फिर आदत लग गई। अब हमें था कि यार ऐसी प्रॉफिट हमें रोज़ चाहिए। एक बिगिनर्स लक जब खत्म हुआ, उसके बाद जब लॉसेस हुए, फिर रिवेंज ट्रेडिंग स्टार्ट होगी। फिर जो अच्छे खासे ट्रेड्स पहले थे रखे हुए थे हमने, वो वाले जो प्रॉफिट्स करे थे वो भी हम फंड करना स्टार्ट हो गया अपने ऑप्शन वाले अकाउंट में।
जो पहले के प्रॉफिट से उससे आज के जो लॉस हो रहे थे ऑप्शन के वो रिकवर करना स्टार्ट हो गया। रिकवरी उसके बाद भी लॉस होते रहे एंड 6 मंथ्स में अकाउंट पूरा वाइप आउट। ओके, तो जितना आपने स्विंग ट्रेडिंग से बनाया था स्मॉल कैप के अंदर इनिशियली, वो आपका पूरा वाइप आउट हो गया 6 मंथ्स के अंदर अंदर। हाँ, पर ये चलो थैंकफुल होगा कि स्टार्टिंग में जो भी आता है वो अपनी फुल कैपिटल लेके नहीं आता, वो ट्राई कर रहा होता है। तो थोड़ा उससे सर्वाइव कर पाया, थोड़ा बिजनेस बैकग्राउंड था, सेविंग्स ही सर्वाइव कर पाया। अच्छा, इसमें मैं लोग कहता हूँ कि सीधे ऑप्शन से स्टार्ट मत करो। हाँ, मैं बाई चांस सर्वाइव कर पाया क्योंकि थोड़े बहुत ऑप्शन थे मेरे पास और मेरे पास सेविंग्स थी। लोग काफ़ी बेचारे सीधे आ जाते हैं, ऑप्शन स्टार्ट कर लेते हैं, फिर ख़त्म हो जाता है जब उनके कैपिटल, फिर सोचते हैं क्या करना है। तो ऑप्शंस को मैं ये नहीं कह रहा कि मत करो, बट अच्छा अपना बैकअप लो। पहले 6 मंथ्स की अपनी सेविंग्स रखो अपने पास, वो आप आराम से मैनेज कर पा रहे हो, उसके बाद सोचो। वो फिर भी अपनी कैपिटल का एक छोटा पार्ट रखो ऑप्शंस के लिए। आपने ट्राई करना है, करो, कोई इशू नहीं है। बट हाँ, स्विंग करोगे, पोजीशन करोगे तो आपकी ट्रेडिंग थोड़ी पीसफुल हो जाएगी। प्लस आपको स्क्रीन टाइम बहुत कम देना पड़ता है। करेक्ट, स्क्रीन टाइम की ना बात ज़्यादा लोग करते नहीं है, बहुत ज़रूरी है। मैं कहता हूँ अगर आपने दिन रात ऑप्शन ट्रेडिंग करी है, आप सुबह से रात तक कर रहे हो, उसके बाद करके अगर आपने कुछ कमा भी लिया, बट आप अगर एग्जॉस्ट हो गए हो 3 बजे तक, आप कुछ और कर ही नहीं सकते, तो उसको कोई बेनिफिट ही नहीं। करेक्ट है। मतलब मेंटली मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा एग्जॉस्शन हो जाता है अगर आप सुबह 9:15 से लेके 3 बजे तक का भी चार्ट देख रहे हैं, तो काफ़ी एग्जॉस्शन हो जाता है। क्योंकि वो टाइम मैंने देखा हुआ है, वो मतलब आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। आप देखोगे, मैंने आपसे ये डिस्कस किया था बात ये वाली कि नॉर्मल आप 3 साढ़े 3 तो आप और कुछ उसके बाद कर ही नहीं सकते। उसके बीच में भी अब कितने लोग मैंने देखे हैं जो मुझे लोग डीएम करते हैं इंस्टाग्राम वगैरह पे कि सर हम ऑप्शन कर रहे हैं बट हमारी जॉब भी खराब हो रही है, हम कुछ फोकस नहीं कर पा रहे। तो मैं क्या, फोकस कर भी नहीं पाओगे आप ऑप्शन की जब आपने पोजीशंस ली हुई है। अब ऑप्शन में कोई छोटी पोजीशन लेता नहीं है, अपनी तरफ से जितनी कैपिटल है सारी यूज़ कर देता है। फिर आपका ध्यान वहाँ पे जाएगा ही जाएगा। फिर ना आपकी जॉब पे फोकस होगा, ना बिजनेस पे फोकस कर पाओगे, फिर आपका ध्यान वहीं है। एंड प्रॉफिट हो गया तो भी आपको होगा कि यार बहुत ज़्यादा हो सकता था, क्योंकि आपको बहुत जल्दी बहुत क्विक मूव्स मिल जाती है। तो जब प्रॉफिट हो गया तब भी आपको रिग्रेट होगा। मतलब मार्केट को ना रिग्रेट मशीन इसलिए कहते हैं। करेक्ट है। जब प्रॉफिट होगा आपको लगेगा यार मैंने ज़्यादा पोजीशंस क्यों नहीं ली। जब लॉस होगा आपको लगेगा यार मैं अब इसे जल्दी रिकवर करना है बस। अब दोनों टाइम आप रिग्रेट में ही रहोगे इसके अंदर। तो जितना स्लो, जितना ईजिली आप पैसा कमाओगे ना, उतना ज़्यादा आपके लिए ठीक रहता है, वो आपके पास सस्टेन भी करता है। इनफैक्ट ये वाली बात आपने बिल्कुल सही बोली कि 2016 में जब मैं फुल टाइम जॉब पे था तो मेरे साथ जो बंदे थे ट्रेडिंग करते थे, 2016 में ही मैंने पहली बार ज़ीरोधा पे अकाउंट ओपन किया था ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए। ऑल्दो मैंने वो ट्रेडिंग आई थिंक 2-3 मंथ्स की होगी, बट उसमें मुझे अच्छा खासा लॉस हुआ था, तो मैंने उसके बाद कंप्लीटली बंद कर दी थी। हाँ, लेकिन मैं देखता था कि जो लोग ऑफिस में जैसे जॉब करते हैं लेकिन ट्रेडिंग के साथ साथ, मुझे लगता है कि उनकी जॉब स्टार्ट होती थी शायद 3 बजे, क्योंकि सुबह से वो लगे रहते 3 बजे तक लगातार चार्ट दिख रहे हैं, फोकस कहीं और बन ही नहीं रहा। तो 3 बजे से उनकी जॉब स्टार्ट होती थी, फिर वो लेट नाइट तक बैठ के काम करते थे, फिर अपने घर जाते थे। तो ये बिल्कुल सही है कि हाँ, अगर आप एक बार आप उसमें घुस जाते हो ट्रेडिंग के अंदर ज़्यादा ही, तो फुल टाइम जॉब आदमी नहीं कर सकता। साइकोलॉजी एक तरह से जॉब वाली भी खत्म हो जाती है। अब ये तो हो गई आपकी, एक तरह से आपने स्विंग ट्रेडिंग से स्टार्ट करा, फिर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में गए। अब ऑप्शन ट्रेडिंग में आपने कितने टाइम तक ये लॉसेस देखे कि आपको लॉसेस देखने को मिले? एक्चुअली पहले लॉसेस 3-4 मंथ्स के लिए करे, उसके बाद फिर होता है कि जो लॉस को ना रिवेंज ट्रेडिंग मोड में आ ही जाता है हर कोई कि इसको रिकवर करना है किसी तरह। फिर काफ़ी टाइम 3-4 मंथ्स और ट्राई करा कि नहीं, इसको करना ही करना है रिकवर, ऑप्शन से ही करना है। और यही डीएम मुझे बहुत लोगों का आता है कि सर हमारा इतना लॉस हो गया है। मैं कहता फिर अब आप स्विंग ट्रेडिंग करो, धीरे धीरे ट्रेड करो, या फिर किसी और जॉब से अपनी थोड़ी कैपिटल पहले बिल्डअप करो, उसके बाद ट्रेडिंग करो। देखो, है तो ये बिजनेस ही है, एंड ऑफ द डे आपको कैपिटल चाहिए, तभी आप इसमें कुछ रिटर्न्स निकाल पाओगे। और आपको कैपिटल भी थोड़ी ऐसी चाहिए जो आपको इमीडिएटली नहीं चाहिए। मतलब अगर आपको अगले 2-3 महीने में वो पैसे चाहिए तो मार्केट में नहीं डालने चाहिए। अगर आपने स्विंग ट्रेडिंग करनी है और आपको 6 मंथ बाद अपने पैसे निकालने हैं तो मार्केट में मत डालो, राइट। अगर लॉन्ग टर्म के लिए करनी है, अगर 2-3 साल में पैसे निकालने हैं तो ना डालो आप। पर कैपिटल तो इसमें चाहिए आप, क्योंकि ना देखो, स्विंग ट्रेडिंग के अंदर जब मार्केट बहुत अच्छी है तो आप महीने के 3-4-5% निकाल सकते हो जब मार्केट अच्छी होती है। तो आप खुद कैलकुलेट करो ना। अगर काफ़ी लोग कहते हैं कि सर हमारे पास 1 लाख कैपिटल है, हम फुल टाइम ट्रेडिंग करनी है हमने, आप कितना रिटर्न्स निकाल लोगे? मतलब 3,000 करके आप महीने का क्या कर लोगे आप? ऊपर उनको लगता है ऐसे है कि वो शायद 1 लाख का 2 लाख बहुत जल्दी कर लेंगे, बिकॉज यूट्यूब में काफ़ी वीडियोस ऐसी हैं जो ऐसे दिखाते हैं कि बहुत जल्दी कैपिटल अपनी डबल कर लो, राइट। तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस ही ठीक नहीं है वो। और जब मैं लोग कहता हूँ कि आप साल के 25 से 30% निकाल रहे हो तो बहुत अच्छी रिटर्न्स है, तो कहते हैं सर ये तो बहुत कम है। आपके नॉर्मल बिजनेस में 15% भी मुश्किल से निकलता है नेट अर्निंग। तो यहाँ पे अगर आप इतना निकाल रहे हो तो बहुत अच्छी रिटर्न्स होती है वो। इनफैक्ट आपकी मैंने आई थिंक एक वीडियो भी देखी थी, उसमें आपने कहा था कि बहुत से ट्रेडर ऐसे होंगे जो शायद साल भर में अकेले मिड कैप या स्मॉल कैप के रिटर्न्स को बीट नहीं कर पाते होंगे। हाँ, मतलब निफ्टी को बीट नहीं कर पाते, निफ्टी को बीट नहीं कर पाते होंगे, क्योंकि वो ट्राई करते हैं बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेड करके, बहुत ज़्यादा मतलब एक्साइटमेंट में कि हम ज़्यादा बीट कर दें, ज़्यादा ट्रेड कर लें। बट एक्चुअल में जब बहुत साल बाद जाके मैंने रियलाइज़ किया कि स्विंग ट्रेडिंग के अंदर आपने रोज़ ट्रेड करना ही नहीं है।
अगर आपको साल में 3-4 अच्छे ट्रेड्स मिल जाते हैं जो कि आपके स्विंग ट्रेड आगे जाके पोजीशन ट्रेड बन जाते हैं, यानी कि आपने लिया था डेली चार्ट पे, डेली चार्ट पे आपने उसकी एंट्री की, उसका आप स्टॉप लॉस बहुत छोटा था, बट उसमें ट्रेंड अच्छा राइट होता रहा, ट्रेंड के साथ आप चलते रहे एंड उसका प्रॉफिट फिर हमने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से बुक करना होता है। तो काफ़ी बार ऐसे स्टॉक्स होते हैं जिसका स्टॉप लॉस 5% लिया होता है, बट वो 60%, 70%, 80% दे जाते हैं। अब उसको हमने एंट्री की थी स्विंग के हिसाब से ही, बट वो इतना अच्छा ट्रेंड चला कि वो पोजिशनल ट्रेड बन गया। मैंने सोचा नहीं था पोजिशनल बनाऊंगा, बट वो ऐसा ट्रेड साल में 2-3 मिल जाते हैं ना, तो वो पूरे साल का आराम से दे जाते हैं खर्चा। बट आपको फिर ये कंट्रोल करना है कि आपको ये नहीं ट्राई करना कि आपके सारे ट्रेड्स ही वैसे चलें। आपने 10 ट्रेड लिए, 10 में से आपके 6 भी खराब होते हैं ना, स्टॉप लॉस हिट होता है, कोई बात नहीं, आपके 3-4 अगर बहुत अच्छे आप राइड कर सकते हो ना, तो लिटरली वो सारे स्टॉप लॉस का भी कवर हो जाएगा आपका एंड आप नेट में बहुत अच्छे प्रॉफिट में आ जाओगे। आपने बेसिकली जो सारी बुक्स में यूएस के ऑथरों, इंडियन ऑथरों सारे यही कहते हैं कि आपने अपने लॉसेस को जल्दी कट करना है एंड प्रॉफिट को जितना ज़्यादा साइड में राइड करना है। ये बेसिक्स है। जबकि होता है रिवर्स है कि प्रॉफिट जल्दी कट होता है और लॉसेस को लोग राइड करते हैं कि शायद वापस आ जाए मार्केट। प्रॉफिट आता है तो हमें फियर होता है प्रॉफिट चले ना जाए, और लॉस आते हैं हम सोचते हैं होप में क्या चाहे रिकवर हो जाएगा कि शायद वापस आ जाए। दोनों चीज़ में क्या हो रहा है ना, हम मतलब पेशेंस की बात ही आ रही है कि एक तो प्रॉफिट आ गया, हमें हो रहा है कि बस जल्दी से रिकवर मतलब बुक कर लो और दोबारा चले गया तो यार जो प्रॉफिट दिखेगा तो चलेगा वो। तो इसलिए ना आपको फिर आपके स्ट्रैटेजीज में होता है कि आपने ट्रेडिंग कैसे करना है, और पार्शियल बुकिंग भी बहुत ज़रूरी है स्विंग ट्रेडिंग के अंदर। जैसे आप एक बार आप ट्रेड कर रहे हो, अगर आपका 5% का स्टॉप लॉस था, जहाँ पे आपको उसके अंदर जैसे आजकल जो मार्केट चल रही है, जैसे हम अगस्त में हम अभी कर रहे हैं, इस टाइम पे अगर आपको मतलब 2 और 3 आवर्स कहते हैं, मतलब अगर 5% स्टॉप लॉस है, अगर आपको 10% 50% आ रहा है ना, वहाँ पे पार्शियल बुकिंग करो अपनी एंड अपने स्टॉप लॉस को कॉस्ट पे ले आओ, अब उसको फ्री रोल करो आप। हाँ, तो उसके साथ आप ना इजीली उसको राइड कर पाओगे। फिर अगर आप पूरी पोजीशन से बैठोगे आप राइड नहीं कर पाओगे उसको इजीली, राइट। एंड जितना ज़्यादा आप राइड करोगे किसी पोजीशन को उतना ही प्रॉफिट होगा। अच्छा, कभी भी आप बहुत छोटे प्रॉफिट्स करके मतलब डेली वेजर तरह आप यहाँ पे नहीं काम कर सकते कि रोज़ आए मार्केट से 2-4 रुपये 2-4% निकाले चले गए, ऐसे नहीं होता। आपने को पूरे साल में आपके 3-4 ट्रेड्स ऐसे लगेंगे आपके जो अच्छा आपको राइड कराएंगे, और वो 3-4 ट्रेड्स ही आपके पूरे साल के लिए सफिशिएंट हो जाते हैं। तो मतलब आपको लगता है कि इतने पेशेंस आज के टाइम पे लोगों के अंदर हैं कि वो वेट करें कि भाई एक अच्छी राइड में भी हमें मिल जाए? मतलब वो पेशेंस तब आएगा, मतलब शुरू में नहीं आएगा। जितनी मर्जी बुक्स पढ़ लो, मेरी बुक पढ़ लो, मेरी वीडियोस देख लो, शुरू में नहीं आएगा, वो एक्सपीरियंस करके ही आएगा। क्योंकि मैंने भी एक्सपीरियंस करके मार खा के तभी समझ आएगा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। एंड ऊपर से उससे ज़्यादा मुझे है कि आजकल ना ओवरऑल लाइफस्टाइल थोड़ी इंप्रूव करने की मतलब ट्राई करनी चाहिए। अब ट्रेडिंग से ज़्यादा मैं ट्राई करता हूँ स्पिरिचुअल बुक ज़्यादा पढूँ, साइकोलॉजी बुक ज़्यादा पढूँ, बिकॉज ट्रेडिंग में आप टेक्निकल तो सीख लोगे, बट आपने स्ट्रैटेजी सीख के सही पॉइंट पे एंट्री भी कर ली, बट उसका आप राइड ही नहीं कर पाए तो कोई बेनिफिट ही नहीं है। राइड तब कर पाओगे जब आपकी ओवरऑल लाइफस्टाइल आपकी ठीक होगी। मतलब आपको थोड़ा बोरिंग होना पड़ेगा आपको। आजकल हमें 2 मिनट भी हम बोर हो, अगर कहीं पे हम लाइन में खड़े हैं, हमारा इंस्टाग्राम उसी टाइम निकल जाता है। हम आजकल बुक्स रीड कर नहीं पा रहे हैं, हमें सब कुछ क्विक चाहिए। ऑडियो बुक्स लोग शिफ्ट हो गए हैं। हम ना हमेशा कुछ ना कुछ साथ में करना है। हाँ, राइट। वॉक करनी तो कुछ ना कुछ साथ में सुनना है, ड्राइव करनी तो कुछ करना है। मेन अगर ड्राइव करने और रेड लाइट है, अगर 15 सेकंड भी पड़े इंस्टाग्राम उतने में खुल जाता है हमारा। तो हम रियल लाइफ में अगर इतने इम्पेशेंट हो गए, फिर हम सोचते हैं हम ट्रेडिंग में हम पेशेंस रख लेंगे, तो हमारा ब्रेन तो एक ही है, ये एक ही वैसे काम करेगा। आप अगर रियल लाइफ में भी इतने इम्पेशेंटली काम कर रहे हो तो आपको ट्रेडिंग में भी इम्पेशेंस ही आपको आएगा। तो आपको आजकल पहले टेस्ट मैच लोग देख लेते थे आराम से, आजकल आईपीएल सबको देखना है, सबको हर चीज़ का क्विक चाहिए, क्विक प्रॉफिट चले। तो ओवरऑल आपको लंबा राइड करने के लिए अपनी लाइफ में थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे, तब आप मार्केट में अच्छे राइड कर पाओगे। ओके, तो अब अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की, लेट्स से मतलब आपने ये कब डिसाइड किया कि मैं ऑप्शन ट्रेडर बन के मैंने देख लिया, लॉसेस मैंने देख लिए, अब स्विंग ट्रेडिंग से लेके आपकी जर्नी जो बनी है एज एन ऑथर, ये आपको कब लगा कि मुझे अब एक बुक लिख देनी चाहिए इसके ऊपर? तो देखो, स्विंग के ऊपर मैं कर तो काफ़ी टाइम से ही रहा था। मैं ऑप्शन में तो बड़ी जल्दी मार खा के समझ आ गया था कि ये नहीं कर सकता ये वाला, फिर स्विंग के अंदर आ गया था बहुत टाइम से। बट जो मेरी पहली बुक थी वो मैंने खुद सेल्फ पब्लिश की थी, एंड उस पर था कि मैंने साइकोलॉजी के बारे में लिखनी, वो मैंने बुक लिख दी थी। अब बुक के साथ जैसे होता है कि ठीक है आपकी बुक एक अच्छी गुडविल हो जाती है, बट बुक के साथ जैसे ट्रेडिंग करते करते इतना ज़्यादा टाइम नहीं निकल पा रहा था, तो मुझे था कि साइन बुक कभी देखेंगे, कभी टाइम लगा तो देख लेंगे, कर लेंगे। बट फिर जैको ने खुद अप्रोच करा कि स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर आप बुक लिख सकते हो, तो फिर इतने बड़े पब्लिशर है जिनकी साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक है, हाँ करेक्ट, रॉबिन शर्मा की सारी जैसे है कि हाँ, तो इनके थ्रू ऑफर आया तो मैं कहा चलो फिर। एंड मेन बेनिफिट क्या है ना स्विंग ट्रेडिंग का, एक और बेनिफिट जो मैंने बुक में ही बताया एंड मैं अपनी सारी वीडियोस में ऑलमोस्ट सारी वीडियोस में बताता हूँ कि बिकॉज आपका यहाँ पे
जो आपको टाइम देना है ना मार्केट को बहुत कम है। जब आपने डेली चार्ट देखना है तो आपने एक बारी सुबह देखनी है मार्केट ओपन होने के थोड़ा टाइम बाद, एंड उसके बाद फिर आपने क्लोजिंग के अराउंड मार्केट देखनी है। डेली चार्ट आप तभी देख रहे हो। अगर आप डेली चार्ट बोल रहे हो कि मैं डेली चार्ट देख रहा हूँ, बट अगर आप हर 2-2 मिनट बाद चार्ट देखी जा रहे हो तो आप डेली चार्ट नहीं देख रहे हैं, आप फिर 2 मिनट 5 मिनट का चार्ट ही देख रहे हो आप। राइट। 2 मिनट का तो नहीं, आप 5 मिनट का चार्ट ही देख रहे हो। तो उसमें आप ओवर ट्रेडिंग करोगे आपको एंजाइटी आएगी, फिर गलतियां होगी। सेल्फ डाउट होगा कि ये ट्रेड सही जा रही है कि नहीं जा रही है। क्योंकि आप बैठ के लगातार मार्केट प्राइस देखी जा रहे हो। अब रियल एस्टेट आप ज़्यादा इसलिए होल्ड कर पाते हो क्योंकि उसका आपको करंट मार्केट प्राइस रोज रोज नहीं दिख रहा है, वरना लोग रियल एस्टेट भी इतना ज़्यादा होल्ड ना कर पाए। यहाँ पे आपको करंट मार्केट प्राइस हर सेकंड दिख रहा है, वो भी अपने फोन्स में ही दिख रहा है। तो इसलिए फिर लोग के ना माइंड में पैटर्न्स बनते रहते हैं कि यार पहले इतना प्रॉफिट था, इतना रह गया और ना चल जाए, तभी लोग डर के काट देते हैं। करेक्ट। बट स्विंग ट्रेडिंग के अंदर बिकॉज मार्केट टाइम बहुत कम देखना होता है, मेरा स्क्रीन टाइम काफ़ी कम होता है, तो बीच वाले मेरा टाइम काफ़ी फ्री होता है, मतलब 11 से 2 में ऑलमोस्ट फ्री होता हूँ, तभी यूट्यूब वीडियोस बना पा रहा हूँ, तभी इंस्टाग्राम पे फोकस कर पा रहा हूँ, तभी बुक भी मैंने वो 11 से 2 के बीच में ही लिखी। रोज़ कैफे चल जाता था, सुबह अपना जो मार्केट देखी क्लोजिंग में मार्केट देखनी है, बीच में 11 से 2 और आराम से बुक लिखी। ओके, तो रोज़ धीरे धीरे करके आराम से बुक लिखी गई। फिर तो आपकी जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है, आपने मेरे ख्याल से काफ़ी कुछ देखा है मार्केट के अंदर, उसके बाद आप फाइनली एज एन ऑथर आपने बुक लिखी है। तो आगे की हम बात करते हैं कि अगर हम ट्रेडिंग की बात करते हैं, ट्रेडिंग नाम का शब्द जब आता है, तो ट्रेडिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, बेनिफिट है नुकसान है, ट्रेडिंग करें तो कौन सी करें, मतलब इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे ऑडियंस को? देखो, ट्रेडिंग हमेशा लॉन्गर टाइम फ्रेम पे ही करो। बहुत ज़्यादा शॉर्ट टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग मेरे अकॉर्डिंग न्यू ट्रेडर्स को तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। एंड ट्रेडिंग भी तब करो आप जब ऑलरेडी अपनी जॉब कर रहे हो, वहाँ से आपकी एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम आ रही है। जब आपकी सोर्स ऑफ इनकम है ना, फिर आपको टेंशन नहीं है कि यार ट्रेडिंग से ही सब कुछ निकालना है, बिकॉज काफ़ी बारी मार्केट ट्रेंडिंग नहीं होती है। जैसे इस टाइम पे मार्केट ट्रेंड अच्छा नहीं चल रहा, अब कोई भी ट्रेड होगा स्टॉप लॉस हिट होगा, तो इस टाइम पे आपको कैश पे बैठना आना चाहिए, यानी कि फ्री बैठना आना चाहिए। और ये पावर ज़्यादा लोगों में नहीं होती। काफ़ी बारी तो लोग बैठ नहीं पाते बिकॉज उनका कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो उनको कुछ ना कुछ करके ट्रेडिंग से ही सब कुछ निकालना है। एंड काफ़ी बारी उनके और सोर्स ऑफ इनकम होते हैं, फिर भी ना उनको एडिक्शन लग जाती है, क्योंकि ट्रेडिंग बहुत बड़ी एडिक्शन है। शॉर्ट टाइम फ्रेम पे आ जाओ एक बारी, आपको रोज़ के प्रॉफिट लॉस दिख रहे हैं, फिर पैसे होते हुए भी और फाइनेंशियल बैकअप होते हुए भी लोग छोड़ नहीं पाते इसको। मेरे ही दिल्ली में एक फ्रेंड थे, वहाँ पे उनके मतलब मंथली की 5-5.5 लाख उनकी रेंटल इनकम थी, और वो इतना ही लॉस कर देते थे मार्केट में। तो और ये 2018-19 की बात है। उन्होंने बताया, मैं कहा यार आप कुछ ना करो, ETF में डालते रहो, आप 10 साल में कहाँ पहुँच जाओगे। सही बात है। कह रहे ठीक है, पर फिर रोज़ करना क्या है, कुछ तो रोज़ करना है ना। ये कोई गैम्बलिंग नहीं है, कोई हॉबी नहीं है, फिर इसको ये तो बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे बचपन में हम मारियो गेम खेलते थे कि बस खेलना है, एक एडिक्शन है कि खेलना है। वीडियो गेम से बहुत बड़ी एडिक्शन है ये। हाँ करेक्ट है। जितना शॉर्ट टाइम फ्रेम पे आप आ जाओगे ना यहाँ पे, ये ऐसी एडिक्शन है, मतलब लोगों से वीकेंड की वेट नहीं होती, वीकेंड खत्म हो, मंडे कब खुले, मार्केट में ट्रेड करें। तो सही बात है। लॉन्ग वीकेंड में तो लोग सोचते हैं लॉन्ग वीकेंड क्यों आ गया, उनका टाइम नहीं पास होता। और गलती से पोजिशनल ट्रेड हो, फ्राइडे को मार्केट क्लोज हो गई, तो मेरे ख्याल से सैटरडे संडे अच्छा नहीं बीतता होगा, नहीं मंडे क्या होने वाला है। नहीं, वो बल्कि फिर ठीक हो जाता है अगर आप ट्रेंड के साथ चल रहे हो ना। आप काफ़ी लोग कहते हैं मुझे डर लगता है कि गैप डाउन हो जाए, गैप डाउन ना हो जाए। आपने जब अच्छे ट्रेंड के साथ कोई ट्रेड लिया है ना, गैप डाउन इतनी बारी नहीं होते हैं, बल्कि गैप्स जो होते हैं आपके फेवर में होते हैं। एंड ऐसे कितनी बारी हुआ है लोगों के साथ कि उनका गैप डाउन में लॉस हो, वो ज़्यादा नहीं होता। लॉस तब होता है जब आप कोई लोग स्टॉप लॉस ही नहीं लेते, एंड उनका स्टॉक धीरे धीरे करते करते 20% लॉस कर देता है, वो ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, उसको लोग को एड्रेस करना चाहिए। लोग वो नहीं सोचते हैं कि हाँ हम धीरे धीरे स्टॉप लॉस ले ही नहीं रहे, हमारे लॉस बढ़े जा रहे हैं। लोग गैप डाउन की वेट करते हैं, वो करते हैं कि गैप डाउन से डर लगता है मैं गैप डाउन हो जाए। तो एक्चुअल में एडिक्शन बहुत बड़ी है। इसके अंदर जो भी किसी ने भी ट्रेड करना है, स्टार्ट करना है, हमेशा लॉन्गर टाइम फ्रेम पे ट्रेड करो, बहुत शॉर्ट टाइम फ्रेम में मत फंसो। एक बारी आप लॉन्गर टाइम फ्रेम पे अपने आप को मास्टर कर चुके हो, उसके बाद अपनी कैपिटल का छोटा सा पार्ट निकालो, उसमें शॉर्ट, उसको चाहे आप एक अलग डीमैट अकाउंट ही बना दो, उसको उसमें आप अपना उसका नाम रखो दिवाली अकाउंट, कि उसके दिवालिया निकल गया कोई बात नहीं, उसमें आप पैसे उसमें डालो जिन्हें आप लूज कर सकते हो उसकर से, पर अपने पूरे अकाउंट से मत खेलो, क्योंकि अगर आप छोटे अकाउंट को ग्रो नहीं कर पा रहे पूरे अकाउंट से वो खेलना फिर। बट येस, आप हमेशा लॉन्गर टाइम फ्रेम पे ज़्यादा अच्छा रिटर्न्स निकाल पाओगे। आपको लगेगा कि बोरिंग है, आपको लगेगा कि मैं इस टाइम से ज़्यादा कुछ और कर सकता था, बट आप जब देखोगे 1 साल के बाद यार कि मैंने यहाँ पे मेहनत भी कम करी है एंड मुझे ईजिली प्रॉफिट भी आया, एंड आप अपना दूसरा अकाउंट देखोगे जहाँ पे आपने दिन रात मेहनत करी, सब कुछ करा है, एंड वहाँ पे उसके अंदर आपको कुछ, मतलब हमने इसका एग्जाम्पल एक देता हूँ मैं, 2017 में मैं ट्रेड करता था बैंक निफ्टी का, जब 40 का नोट होता था, उस टाइम पे एक ब्रेकडाउन मुझे अच्छा दिख रहा था डेली चार्ट्स पे, काफ़ी बड़ा डेली चार्ट में ब्रेकडाउन देख के फ्यूचर्स का मैंने शॉर्ट करके उसमें रख दिए, एंड
उसी अकाउंट के अंदर ही ऑप्शन भी करना स्टार्ट हो गया, उसके अंदर मैं इंट्राडे में करना स्टार्ट हो गया 15 मिनट चार्ट में, जहाँ पे ब्रेक डाउन आ रहा है कर रहा है, फिर जहाँ एक ब्रेकआउट आके दोबारा लॉन्ग ली कर लिया, हाँ। दोबारा कॉलें ले ली। मतलब उसके अंदर मैंने मंडे टू फ्राइडे करके रोज़ के 5-5 6-6 ट्रेड रोज़ करे मैंने। एंड एक ट्रेड था फ्यूचर में शॉर्ट जो मंडे सुबह शॉर्ट हो चुका था, मतलब फ्राइडे, और वो डेली चार्ट में बहुत अच्छा नीचे आया मार्केट, ओवरऑल मार्केट नीचे आई थी। तो मैं देखा जो डेली चार्ट के अंदर जो मैंने 5 दिन में सिर्फ एक बार ही सेल किया, एक बार ही कवर किया, उसमें इतना अच्छा प्रॉफिट आ गया। और जब दिन में मैं रोज़ 5-5 6-6 ट्रेड रोज़ कर रहा हूँ, उसमें मैं लॉस में था। मतलब वहाँ पे बड़ा क्लियरली दिख गया था कि अगर किसी ने स्विंग ट्रेडिंग भी करनी है, अगर किसी ने फ्यूचर भी करना है, वो फिर ठीक है, एटलीस्ट इंट्राडे करके 10 ट्रेड करने से अच्छा फिर भी ठीक रहता है वो वाला। इनफैक्ट आप जो बोल रहे हो कि 5-6 ट्रेड्स ली, ये 5-6 ट्रेड्स तो मैं कहूँगा फिर भी बहुत कम ट्रेड्स हैं। बहुत कम है लोगों की तो मैंने देखी 50-50 ट्रेड्स होती है, इससे ज़्यादा 70-100 ट्रेड्स तक चली जाती है। वो फेस भी करा और वो बस बाय किया सेल किया, बाय किया सेल किया वगैरह लगातार चलता रहता है। तो एक एडिक्शन है बहुत बड़ी। क्योंकि ना होता वो मैंने भी जैसे ज़ीरोधा का जो ऑर्डर बुक होता है ना, वो ऐसे मुझे भी स्क्रॉल करके नीचे तक लाने पड़ता था, वो लगता था हेज फंड चल रहा है यार। वो टाइम सब देखा हुआ है, सब कुछ करा हुआ है। बिकॉज वहाँ पे इशू क्या होता है साइकोलॉजिकल, वहाँ पे इशू क्या है, अब होता क्या, आप मार्केट में आए हो, अब आप पूरा अपनी तैयारी करी, आपने टेक्निकल की सारी स्टडी करी हुई, आपने 2-3 बुक्स पढ़ ली है, आपने मोटिवेशनल वीडियोस देख ली 2-3 यूट्यूब में, अब आपसे वेट नहीं हो रही मार्केट खुले। अब मार्केट खुलती है, आप उस टाइम पे 9-16 भी ट्रेड डाल देते हो कोई ना कोई, क्योंकि आपसे वेट नहीं हो रही थी। करेक्ट, आप न्यूज़ भी देख चुके हो, सब कुछ कर चुके हो, आप बिजनेस टाइम पढ़ चुके हो। अब जब जैसे ही आपने ट्रेड डाला है, अब यहाँ तो प्रॉफिट आ गया तो लॉस आ गया की चीज़ होगी। अब जब प्रॉफिट आ गया पहले ट्रेड में ही, अब आपके होप्स आई है, अब आप सोचते हो कि यार मैं इस प्रॉफिट को आज डबल कैसे करके जाऊँ, ज़्यादा करके जाऊँगा, आज तो बहुत अच्छा ट्रेड मेरा चल रहा है। वो उसको ज़्यादा करने के चक्कर में ओवर ट्रेड होती है, एंड आप प्रॉफिट भी वापस दे जाते हो, काफ़ी बारी लॉस करके ही आप जाते हो मार्केट से बाहर। एंड जब सुबह वाला ट्रेड अगर आपका लॉस हो गया, उस टाइम आप सोचते हो कि यार आज लॉस हो गया है, मैंने चलो आज बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं करना, बट मैं एटलीस्ट आज ब्रेक इवन करके कर जाऊँगा। उस ब्रेक इवन के चक्कर में आप और वो ब्रेक इवन कभी आता ही नहीं है, कभी नहीं आता, और लॉस बड़ा हो जाता है। मतलब इवन मैंने भी ये फेस किया है, कई बार फेस किया है। इनफैक्ट जब मैंने ट्रेडिंग की शुरुआत की थी, ऑप्शन ट्रेडिंग में जब मैं कर रहा था, मैंने स्टॉक्स की ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट की थी, उसके बाद मैं निफ्टी बैंक निफ्टी में आया। तो इनिशियली यही मेरी भी साइकोलॉजी थी कि भाई सुबह लॉस हो गया तो यानी कि यार ब्रेक इवन पे आ जाए बस। हाँ। अब और लॉस हो गया, चलो यार अब लेके देख लेता हूँ, 10,000 का लॉस हुआ, चलो फिर ब्रेक इवन अब आ जाए। होता क्या है ना, जब सुबह 10,000 का लॉस दिख गया ना, तब ब्रेक इवन का सोच रहे होते हैं। फिर जब 20 को जाता है तो सोचते हैं यार 10,000 10 ही वापस आ जाए, करेक्ट, उतना ही आ जाए कम से कम। फिर ओवर ट्रेडिंग हो ही जाती है, फिर वो और बड़ा होता रहता है, फिर होते हैं 20 का ही ठीक था। वो आप एक्चुअली हो क्या रहे ना, आप चार्ट नहीं देख रहे उस टाइम, अब आपका माइंड सिर्फ PNL को देख रहा है। बिल्कुल, आप लॉस की अमाउंट को बस कितना ठीक करना चाहते हो, आपकी ईगो हर्ट हो रही है ना, अब उसको ठीक करना है बस आपने क्योंकि अब जब टाइम दिखता है कि अब टाइम खत्म हो रहा है, मार्केट खत्म हो रही है, उस टाइम पे और ज़्यादा स्टार्ट हो ट्रेड करना। आपको किसी तरह बस अपना लॉस को रिकवर करके जाना है, जो आपको अनईजीनेस फील हो रहा है ना, आपने अपने आप को शांत करके जाना है। इसलिए आप ओवर ट्रेड करते ही रहते हो, ओवर ट्रेड होता ही रहेगा। ये इसलिए मतलब क्योंकि आपके साथ भी सेम है, मेरे साथ भी सेम हुआ है, सबके साथ सेम होता है। साइकोलॉजी हम ह्यूमंस की सेम ही है, बिल्कुल। फियर एंड हमारा जो होप है वो सबके साथ ही सेम होता है। इसलिए कभी भी अपना जो मैं तो कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा ना लोग स्क्रीन सेटअप्स पूरा दिखाते हैं कि मल्टी स्क्रीन लगाए गए पूरे, मुझे भी शौक है उसका पूरा, मैंने भी बस एक मल्टी स्क्रीन मैंने भी लगाया हुआ है। बट स्टार्टिंग मैंने क्या गलती करी थी कि अपना PNL वाला ना एक स्क्रीन पे पूरा रख दिया था कि PNL यहाँ चलता रहे, चार्ट दूसरे स्क्रीन पे चल रहे हैं। पर वो जब भी करोगे ना आपका ध्यान खराब हो गया, आपका चार्ट पे ध्यान नहीं जाएगा, आपका PNL पे ध्यान जाएगा, कब ऊपर जा रहा है कब नीचे जा रहा है, वो आपके हार्टबीट की तरह वो भी ऊपर नीचे होता है। बिल्कुल करेक्ट बात बोली आपने, एग्जैक्टली यही होता है। तो नेक्स्ट हनी जी हम बात करते हैं कि लेट्स से अगर किसी को आज के टाइम पे ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करनी है, तो वो कैसे करे? देखो, सबसे पहले तो बेसिक्स ऑफ टेक्निकल्स ही आप जैसे देखो, आप बुक्स रीड कर सकते हो, टेक्निकल्स की बेसिक्स जो बुक्स है, आजकल इंडियन ऑथर्स की बहुत अच्छी बुक्स आती है टेक्निकल्स की। मेरी बुक में भी मैंने ट्राई करा है कि बिल्कुल बेसिक कैंडलस्टिक से समझाया हुआ है कि कैंडलस्टिक कैसे फॉर्म होती है, उसके बाद फिर चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं, फिर जो मेरी 3-4 स्ट्रैटेजीज हैं जो स्विंग ट्रेडिंग की वो समझाई हुई है। तो बेसिक आप पहले टेक्निकल्स की सीखो, साथ साथ में आप साइकोलॉजी के बारे में रीड करना स्टार्ट करो, एंड उसके बाद यूट्यूब पे भी काफ़ी रिसोर्सेज है, काफ़ी वीडियोज़ हैं, वहाँ पे भी सिखाते हैं। एंड आप बहुत छोटी कैपिटल से स्टार्ट करो, एंड साथ में अपनी जो मेन जॉब है उसको ना छोड़ो। मैंने भी बताया आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपको जॉब नहीं छोड़नी पड़ेगी, आराम से आप कर सकते हो साथ में, इनफैक्ट ज़्यादा अच्छी होती है। तो बिल्कुल बेसिक टेक्निकल से स्टार्ट करके उसके साथ फिर आप अपनी छोटी एक कैपिटल से स्टार्ट करके आप ट्राई करो कि कितना ज़्यादा आप किसी ट्रेड को लंबा चला पा रहे हो, चाहे भी अमाउंट छोटी होगी कोई बात नहीं है, अभी आपने अपने पेशेंस पे काम करना है। तो बेसिक ऑफ टेक्निकल सीख के, साइकोलॉजी की थोड़ी सी बहुत सीख के, एंड उसके बाद एंड देखो, अगर आपने स्विंग करना है ना, उसके लिए आपको फंडामेंटल्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है।
हाँ, मैं इसी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही आने वाला था कि हाँ क्या फंडामेंटल्स भी देखने चाहिए, या चाहे वो स्टॉक्स हो, चाहे वो इंडेक्सेस हो, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो वगैरह, तो चार्ट्स पे मेनली फोकस करना है, टेक्निकल की जब हम बात करते हैं। और फंडामेंटल्स के बारे में क्या फंडामेंटल्स हमें फोकस करना है कुछ भी यहाँ पे? वो अगर आपने कुछ लॉन्ग टर्म के लिए रखना है, पोर्टफोलियो रखना है, तो आपको देखने होंगे। हम्म, बट अगर आप स्विंग कर रहे हो जिसमें आपने कुछ दिनों के लिए करना है, हम्म, उसमें सिर्फ आप टेक्निकल्स पे फोकस करो। ये सब उसमें थोड़ी बहुत चेकलिस्ट होती है जो मैंने बताई भी है। उसके अंदर चेकलिस्ट आपने बस देखा है कि जो स्टॉक है वो आपका अपर सर्कल लोअर सर्कल्स में ना फंसा हो, उसमें एटलीस्ट जो कैपिटल है आपकी मार्केट कैप है वो 500 करोड़ से नीचे की ना हो, कि बहुत ही छोटा माइक्रो कंपनी ना हो, और जो उसकी जो मूविंग एवरेज होती है 200 मूविंग एवरेज से वो ऊपर हो, अगर आपने उसमें लॉन्ग करना है तो। ये बेसिक चेकलिस्ट है। बट टेक्निकल्स का आपको सफिशिएंट है स्विंग ट्रेडिंग के लिए। आपको फंडामेंटल सिर्फ तभी देखने हैं जब लॉन्ग टर्म या पोजिशनल ट्रेड ले रहे हो, सिर्फ तब। तो आई थिंक ये पॉइंट नोट करने वाला है कि 500 करोड़ से ऊपर का ओनली कैपिटल एटलीस्ट हाँ मार्केट कैप मार्केट कैप होना चाहिए किसी स्टॉक का, अगर आप उसको। और ये सबके लिए अलग है। कई लोग 1000 करोड़ से नीचे कंपनी को नहीं टच करते हैं, मैं 500 करोड़ के ऊपर का देख रहा हूँ जैसे। ये सबका अलग है कि, बट हाँ आपको ऐसी छोटी कंपनी नहीं लेके बैठे हो यार जो कोई भी मैनिपुलेट कर दे, ऑपरेटर हाँ ड्रिवन हो। हाँ। तो क्योंकि ना आप उसमें चार्ट सेटअप सब कुछ देख लोगे, आपको चार्ट ठीक लगेगा, कल को उसमें सर्कट सर्कट स्टार्ट हो गए लोअर सर्कट, आप निकल ही नहीं पाओगे उसके अंदर से। तो ये बेसिक चेक्स देखने होते हैं। ओके। और जो भी कंपनी एक अच्छा लॉन्ग जिसमें आपने सेटअप देखना है, जिसमें आपने बाय करना है, वो इनफैक्ट अपनी 20-50 मूवी एवरेज के ऊपर चल रही होगी, वो अपने ऑल टाइम हाई के पास होगी, उसमें स्ट्रेंथ ऑलरेडी दिख रही होगी, वो स्टॉक के साथ में रहना है। आपने बॉटम फिशिंग नहीं करनी है, आपने ऑल टाइम लो स्टॉक को नहीं पकड़ना, आपने बहुत सस्ता लेके महंगा नहीं बेचना है, आपने महंगा लेके और महंगा बेचना है। स्विंग ट्रेडिंग में हम मोमेंटम के साथ रह रहे हैं। हमने मोमेंटम हमें चाहिए कि जहाँ पे मोमेंटम में अगर मार्केट स्टेबल है, मार्केट थोड़ी गिर रही है, पर कुछ स्टॉक्स होते हैं जो लीडर्स होते हैं जो फिर भी थोड़ा बहुत अपने आप को मेंटेन कर रहे होते हैं। जब भी मार्केट घूमती है, दोबारा बुल रन कुछ आता है, तो वो जो लीडर्स वाले स्टॉक है सबसे पहले वो भागेंगे। ओके। तो वो स्टॉक की यही पहचान है कि वो स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहे होंगे, ओके। या फिर हाई का ब्रेकआउट्स दे रहे होंगे। ऐसे स्टॉक के साथ जा रहना है। एंड ऐसे स्टॉक के ऊपर ना कोई रेजिस्टेंस नहीं होती, उनके लिए स्काई ओपन है, कोई टारगेट नहीं होता। कोई टारगेट्स मुझे पसंद ही नहीं है, बॉडी नहीं पसंद टारगेट मुझे। ओके। लोग कहते हैं टारगेट क्या है, स्ट्रेट का टारगेट। हाँ, बट इनफैक्ट मेरी भी अभी तक साइकोलॉजी ये है कि जब तक मुझे टारगेट नहीं दिखेगा मैं ट्रेड कैसे ले लूँ, मैं कहाँ तक का अपना टारगेट सेट करूँ? टारगेट नहीं सेट करना चाहिए, क्योंकि किसी चीज़ में आपने कोई स्टॉक 100 पे लिया है, उसका 95 पे स्टॉप लॉस है, ठीक है, बट उसको आप एक 10 पे अगर बुक करते रहोगे तो आप उसी छोटे लेवल में घूमते रहोगे आप। जब तक चल रहा है उसका ट्रेंड, जब तक चल रहा है, अगर उसने 200 तक जाना है वो उसका 110 पे क्यों बुक करना। एंड राइड करने के लिए आप मूविंग एवरेज यूज़ कर सकते हो, आप सुपर ट्रेंड यूज़ कर सकते हो, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, बट टारगेट फिक्स ना रखो। ओके। आप उसके अंदर अगर आपने पार्शियल बुकिंग करनी है, पार्शियल बुकिंग आप चाहे टारगेट देके बुक कर लो, बट पूरा बुक मत करो उसे। ओके। काफ़ी स्टॉक्स होते हैं ऐसे डेली चार्ट के अंदर डबल हो जाते हैं, 2 गुना 3 गुना हो जाते हैं। आप उसको अगर पहले ही बुक कर लोगे, फिर आप बाद में रिग्रेट करोगे यार मैंने जल्दी बुक कर लिया, अब स्टॉक देखो कहाँ चले गए। ये काफ़ी बार आपके साथ हुआ होगा, राइट? आपने स्टॉक देखा, स्टडी करी, टेक्निकल चार्ट्स देखे, आपने ले भी लिया, एंड आपने उससे 5-10% बुक करके बाहर भी बैठ गए, और उसके बाद वो रुका ही नहीं। तो वो इसलिए होता है क्योंकि हम टारगेट्स बुक करते रहते हैं। फिर फोमो में एंट्री बनाई तो पता लगा उसका पुल बैक आ गया। हाँ, फिर हम फोमो में हमेशा एंट्री हमेशा टॉप पे जाके बनाते हैं। हाँ। क्योंकि हम काफ़ी बार इग्नोर करते हैं, नहीं यार कोई बात नहीं, मिस हो गया, कोई बात नहीं, मैंने अच्छा प्रॉफिट कर लिया था। फिर वो चलता रहता है। फिर वो इतना उसमें एक एक्सप्लोसिव मूव आती है जो एकदम पीक बन रहा होता है, राइट? उस टाइम पे वो अपने टॉप बना रहा होता है। उस टाइम पे लोग बड़े प्लेयर उससे बाहर निकलने रेडी मतलब हो रहे होते हैं। एंड उसके बाद उस टाइम पे हमें होता है कि यार बहुत हो गया, इतना ज़्यादा मिस हो गया, और मिस नहीं करना मैंने। अब उस टाइम बैटर करते हो और वही उसका टॉप लग जाता है, वहाँ से रिवर्स होना स्टार्ट हो जाता है। तो एग्जैक्टली मेरा क्वेश्चन यहाँ पे यही होगा कि कैसे डिसाइड करें कि जिस पे हम स्विंग ट्रेड कर रहे हैं मुझे एग्जिट कब करना है वहाँ से? एग्जिट की मतलब ठीक है, पार्शियल एग्जिट हमने कर लिया, लेकिन एग्जैक्टली मुझे अपना सारा जो कैपिटल मैंने डाला है जो भी था वो कब मुझे बाहर निकालना है? देखो, बेसिक कोई अगर न्यू है अभी ट्रेडिंग के अंदर, उसके लिए एग्जिट का रूल सबसे ईजी है मूविंग एवरेज। जो स्टॉक आपका अच्छा ट्रेंड राइड कर रहा है, आपके साथ इजीली चल रहा है, उसको आप 20 या 21 मूव एवरेज डेली चार्ट पे यूज करो। ओके। जब तक 20 मूव एवरेज पे वो नीचे ब्रेक डाउन नहीं कर रहा, प्रॉपर ब्रेक डाउन, मतलब कि 20 मूव एवरेज के नीचे कैंडल क्लोज होनी चाहिए, रेड कैंडल क्लोज होती है। हाँ, और उस बेरिश कैंडल का लो भी ब्रेक होना चाहिए। काफी बारी वो 20 मूव एवरेज पे आएगी, रेड कैंडल टच करेगी, वहीं से रिवर्स हो जाती है क्योंकि वहां से सपोर्ट ले रही होती है। तो आपने वहां पे जस्ट बुक नहीं करना, उसके लो मतलब मूविंग एवरेज का ब्रेक डाउन एंड उस कैंडल का लो ब्रेक, इसको कंफर्मेशन कैंडल कहते हैं, उसकी वेट करनी चाहिए। एंड काफी बारी होता है कि आप देखते हो कि स्टॉक जैसे BSE हुआ था पिछले महीने, वो स्टॉक वन वे अप चलते हैं, एक मतलब काफी स्टॉक्स होते हैं जो रुकते ही नहीं है, बहुत वर्टिकल मूव ऑलमोस्ट दे देते हैं। उस टाइम पे आप 10 मूविंग एवरेज भी यूज कर सकते हो। ओके। 10 मूविंग एवरेज प्राइस का काफी फास्ट चलती है, बट जब आपने बहुत वर्टिकल कोई मूव आपको मिल गया, बहुत अच्छा मूव शार्प मूव अगर मिला, एक्सप्लोसिव मूव मिल गया, उस टाइम पे आप 20 तक वेट करोगे तो काफी प्रॉफिट वापस दे दोगे। ओके।
तो वो आपको विजुअली आपको जैसे अब जब आप चार्ट्स देखोगे तो आपको काफ़ी चार्ट्स देख के आपकी ना वो माइंडसेट आपका आईज भी आपको ट्रेन हो जाएगी। आपको दिख जाएगा कि यार ये बहुत जल्दी मूव है, यहाँ पे अब इसको मैं 10 EMA के साथ 10 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के साथ ट्रेल करता हूँ। एंड जो स्टॉक ओवरऑल एक नॉर्मल ट्रेंड में चल रहे हैं उसको 20 के साथ ट्रेल करो। और काफ़ी मेरे फ्रेंड्स जो 50 EMA के साथ ट्रेल करते हैं। 50 में अब आपका प्रॉफिट काफ़ी वापस चल सकता है, बट 50 में काफ़ी बारी अच्छी मार्केट चल रही हो, नॉर्मल ट्रेंड हो, तो 50 EMA ब्रेक ही नहीं करता वो। काफ़ी लंबी रेट्स आपको 50 EMA पे मिल जाती है डेली चार्ट्स के अंदर। सो आई थिंक मेरे एक क्वेश्चन में आपने इतना कुछ समझा दिया कि मेरे बहुत सारे सवाल तो आपने वैसे ही आंसर कर दिए। तो काफ़ी डिटेल में आपने समझाया और मुझे लगता है कि अगर किसी को समझ में नहीं आया तो फिर से वापस जाके जो पिछले 5-10 मिनट में जो कवर किया आपने वो फिर से देखना चाहिए। तो वापस रेट सब बात जरूरी है, राइट। लोग एंट्री तो एंट्री तो करते हैं, एग्जिट समझ नहीं आती, यही बात है। एग्जिट के लिए, और एग्जिट ज़्यादातर लोग ना टारगेट के हिसाब से करते हैं, ये प्रॉफिट अमाउंट देखते हैं कि यार इतने आगे प्रॉफिट बहुत है, इनको निकल दो, पर ये ठीक रीज़न नहीं एग्जिट करने का। इसलिए मूविंग एवरेज सबसे इजी एग्जिट करने के लिए। आप सुपर ट्रेंड यूज कर सकते हो, मेरी फेवरेट सुपर ट्रेंड स्ट्रेटजी है। ओके, बट आप मूविंग एवरेज सुपर ट्रेंड क्या होता है? सुपर ट्रेंड में सुपर ट्रेंड में इंडिकेटर है, देखो सारे इंडिकेटर जो है वो उससे ही निकले में, प्राइस से ही निकले में। ओके, मूविंग एवरेज भी है, 20 में एवरेज है, वो 20 दिनों की एवरेज निकाल रही है, कैलकुलेट कर रही है, वो कैलकुलेट करके आपको साथ साथ में दिखा रही है, तो आपको ईजी है उसमें राइड करना। वो आप प्राइस सेक्शन से भी राइड कर सकते हो, आप हायर हाई हायर लोज देख रहे हो, जहाँ भी ट्रेंड चेंज हुआ वहाँ से निकल सकते हो। बट आपको एक इंडिकेटर आपको वही चीज़ कैलकुलेट करके आपको विजुअली लाइन दिखा रही है जो कि साथ साथ चल रही है। ओके, तो जैसे आपके सपोर्ट डिस्टेंस होते हैं, तो मूविंग एवरेज आपकी डायनामिक सपोर्ट डिस्टेंस का काम करती है। वहाँ पर काफ़ी बारी सपोर्ट लेता है, वहाँ अगर ब्रेक डाउन हो जाता है तो कल के वही चीज़ जो है डिस्टेंस का काम करती है। राइट, तो जो भी इंडिकेटर निकले सारे प्राइस से हुए। ओके, अब जैसे आप अब यहाँ पे आए हो, आप यहाँ पे आपको अब सारे नहीं रास्ते पता कुछ आपको, तो आप जीपीएस यूज़ करोगे। अब जीपीएस यूज़ कर रहे हो पर आप कर तो उसी रोड्स पे रहे हो ना, रोड्स ऑलरेडी यहाँ पे थी ना, तो प्राइस ऑलरेडी है। बस जीपीएस आपको उसी पे इंडिकेटर देके आपको बता रहा है कि कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना। एक बार आपको काफ़ी आप ट्रेन हो जाते हो, बार बार उसी रास्ते से आते हो, बार बार वही रोड्स देखते हो, यानी बार बार वही प्राइस देखते हो, वही चार्ट्स देखते हो, तो आपको समझ आना स्टार्ट होता है। उसके बाद आप जीपीएस ऑफ करके भी चल देते हो। तो आप कोई भी बड़े ट्रेडर के देखोगे चार्ट्स होंगे, चार्ट्स बिल्कुल प्लेन होते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें 5 इंडिकेटर्स नहीं होते, क्योंकि उनकी आईज इतनी ट्रेन हो चुकी है अब। और ये भी होता है कि आपको चार्ट खोलते हैं ना, पता चल जाता है कि इस चार्ट पे मैंने और टाइम लगाने की नहीं लगाना। और कोई चार्ट बहुत क्लियरली आपको डाउन ट्रेंड में दिख रहा है, कोई चार्ट बहुत ज़्यादा साइडवेज चॉपीनेस में दिख रहा है, वो उसे टाइम स्किप कर देते हैं, उसमें और टाइम लगाना ही नहीं है। जो चार्ट अच्छा ब्रेकआउट कर रहा है, ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट कर रहा है, आपको बहुत क्लियरली दिख जाएगा कि यार ये 20-50 EMA के ऊपर चल रहा है, उसको फिर आप और अच्छे से देखोगे आप। ओके, पर इंडिकेटर्स जो भी है कोई भी आप यूज़ कर लो, कोई ऐसे नहीं कोई कौन सा इंडिकेटर इस इंडिकेटर से बेटर है या कोई इंडिकेटर अच्छा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। इंडिकेटर सारा प्राइस से ही निकलेगा। आपने देखना आपको कौन सा सूट करता है ज़्यादा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी मेरा यही था इनफैक्ट कि ट्रेडिंग करते वक्त इंडिकेटर ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं या फिर प्राइस एक्शन पे मतलब फोकस करना चाहिए लोगों को? क्योंकि बीच में मेरे को भी ये चीज़ काफ़ी देखने को मिली, इनफैक्ट ट्रेडर्स के वीडियो में ही ये चीज़ मुझे देखने को मिली कि इंडिकेटर्स वो लोग यूज़ नहीं करते, वो सिंपली प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं। तो आपके हिसाब से क्या यूज़फुल है? देखो वही जो जिनकी वीडियोस देख रहे हो ना, हो सकता है वो काफ़ी सालों से देख रहे हैं वो चार्ट्स को, तो उनके माइंड में वो पता है उनको भी कहाँ पे मूविंग एवरेज होगी, उनको अप्रॉक्सीमेट आइडिया होता है। इसलिए अगर आप बिगिनर हो तो आप मूविंग एवरेज यूज़ कर लो, कोई इशू नहीं है। ओके, बिगिनर्स के लिए मूविंग एवरेज सबसे ईजी है ट्रेल करने के लिए, और स्टॉप लॉस के लिए भी बहुत ईजी आप कर सकते हो। बट यस, एक बार आप काफ़ी जब प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, उस टाइम पे आप बहुत आराम से आप प्राइस सेक्शन पे भी वर्क कर सकते हो, उस टाइम पे आप बिना इंडिकेटर के काम कर सकते हो। ओके, बट यस, अगर आपने मूविंग एवरेज यूज़ करनी है आप हमेशा अपने चार्ट्स पे रखो। तो बिगिनर्स के लिए जो स्टार्ट करना चाहते हैं, आप कह रहे हैं कि मूविंग एवरेज बेस्ट है, एवरेज बेस्ट है, 20 मूविंग एवरेज, या फिर अगर बहुत शार्प मूव आता है तो 10 मूविंग एवरेज और डेली चार्ट। डेली। आप लोग कहेंगे कि इसी को हम 5 मिनट चार्ट पे ले जाएंगे, उस पर भी काम करती है। यस, काम करती है, बट जितना छोटा टाइम फ्रेम है उतनी रैंडमनेस ज़्यादा आ जाती है, उतनी बारी आपके मल्टीपल एंट्री एग्जिट्स होंगी, ओवर ट्रेडिंग हो जाती है। ओवर ट्रेडिंग हो जाएगी। आप साइडवेज मूव जब आएगी ना, आप उसमें इतना ज़्यादा चॉप हो जाओगे, इतना ज़्यादा ओवर ट्रेड कर चुकोगे कि बाद में जब ट्रेंडिंग मूव आएगी तब तक आप एग्जॉस्ट हो चुके हो। तब आप ट्रेड करने के लिए आपके या तो कैपिटल नहीं बचेगी या आप एनर्जी नहीं बचेगी। इसलिए आप मूविंग एवरेज इंडिकेटर कोई भी छोटा टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हो, बट उसकी रैंडमनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उसकी एक्यूरेसी काफ़ी कम हो जाती है। ओके, तो बड़े टाइम फ्रेम में यानी कि 1 डे टाइम फ्रेम बेस्ट है स्टार्टिंग के लिए, या इवन मतलब आगे भी अगर ट्रेड करना है तो 1 डे आपके लिए, आपको 1 डे आप मतलब 1 डे बेस्ट। आप कोई भी बड़े ट्रेडर देखो ना, मार्क मिनिमनी देख लो, डेविड रियान देख लो, आप जिम रॉपल देख लो, जो भी यूएस इन्वेस्टिंग चैंपियनशिप में जो भी विनर्स होते हैं सबके देख लो, कोई भी एफएनओ नहीं कर रहा होता, सब डेली चार्ट्स में फॉलो कर रहे होते हैं। एंड काफ़ी बारी अगर एक साल में 3-4 महीने मार्केट ट्रेंडिंग नहीं है तो 3-4 महीने नहीं ट्रेड करते, या फिर बहुत कम पोजिशन साइज से ट्रेड करते हैं। जब आपने अच्छे ट्रेड चल रहे हैं, जब अच्छी मार्केट ट्रेंडिंग है, उस टाइम आप अच्छी तरह फुल फोर्स में ट्रेड करोगे।
बट जब मार्केट ही आपको साइंस नहीं दे रही, अच्छे इंडिकेटर्स मतलब आपको इंडिकेटर दिखा रहे हैं कि साइडवेज चल रहा है, बेरिशनेस चल रही है, उस टाइम पे आपको ये भी आना चाहिए कि हाथ पे हाथ रख के कैसे बैठना है फ्री। ओके, वो ही बहुत ज़रूरी तो करंट मार्केट सिनेरियो जो है, मार्केट अभी थोड़ा सा ऊपर गई थी, मुझे लग रहा था कि 26,000 शायद फिर से टच होगा, लेकिन उससे पहले ही हम देख रहे हैं कि मार्केट में फिर से एक साइडवेज रन और बियर रन की तरफ मार्केट जा रही है। है। इस टाइम मतलब 24,000 समथिंग पे आज के टाइम में मार्केट है। मतलब इस टाइम पे आपके ट्रेड से नहीं चल रहे। ओके, जो भी ट्रेड चल रहे एक दो दिन ब्रेकआउट की देते हैं, वहीं से फॉल्स ब्रेकआउट होता है, वापस आ जाते हैं। या फिर न्यूज़ बेस्ड जो चलते हैं। हाँ मतलब जब भी रैंडम साइडवेज मूव होगी ना, चॉपी मूव होगी, न्यूज़ बेस आपको लगेगा न्यूज़ बेस बहुत ज़्यादा है, बट वो न्यूज़ पहले से ही वो हो चुकी होती है मार्केट में। ओके, जो भी बड़ी न्यूज़ होती है वो पहले से ही चार्ट्स में आ जाते हैं, क्योंकि बिग प्लेयर्स जो होते हैं वो पहले से अपना काम कर चुके होते हैं। हाँ, हमने बस उनके फुटप्रिंट्स को फॉलो करना है। जब कोई बहुत बड़े फंड्स ने, हाउसेज ने बहुत बड़े ने एंट्री करनी किसी स्टॉक के अंदर, वो जब एंट्री करेगी तो अच्छी बुलिश गुड कैंडल्स बनेंगी, वॉल्यूम्स अच्छी आएंगी, ब्रेकआउट्स अच्छे होंगे, ऑल टाइम हाई पे ज़्यादा ब्रेकआउट्स होंगे, वो आपको दिख जाएगा। आपने बस उनको फॉलो करना है। और जब इनफैक्ट जब ये सारा इवेंट हो चुका होगा उसके बाद वो न्यूज़ में आता है, और जब तब आप तक न्यूज़ वो देखते हो और एंट्री बनाते हो तब तक सारा काम हो चुका होता है। करेक्ट है। तभी तो न्यूज़ देख के हमेशा लोग फंसते रहते हैं। हाँ, वो सोचते हैं क्योंकि न्यूज़ जब तक आई तब तक आपका तो लास्ट आई है। हाँ, इसका मैं आपको इजी एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे सपोज आपके घर में मैरिज है, सबसे पहले आपको पता है, हम्म, फिर आपके फैमिली को पता है, उसके बाद आपके फर्स्ट कजन्स को जाके पता चलता है, फिर आपके फ्रेंड्स को पता चलता है, फिर आपके कोई दूर के फ्रेंड्स को किसी को आप जाके बताते हो। तब तक तो आपकी तैयारियां सारी हो चुकी ऑलरेडी अंदर। राइट। अब न्यूज़ का भी यही है, क्योंकि ना जब इंटरनल जब आपको पता है आपकी कंपनी रिजल्ट्स अच्छे आने, सब कुछ ठीक है, इंटरनल से सबको पहले पता ही है ना, अंदर से सब बाइंग तब से स्टार्ट हो चुकी होती है। आप जब भी देखो, जब किसी रिजल्ट किसी कंपनी का अच्छा आना होता है, रिजल्ट से पहले ही मूव आ चुकी होती है उसके अंदर। राइट। रिजल्ट काफ़ी पहले देखोगे, आप देखोगे टाटा मोटर रिजल्ट बहुत अच्छा है, स्टॉक उस दिन 5% नीचे आ जाता है। आप सोचते हो रिजल्ट इतना अच्छा है, पर ये क्या हो गया। उस टाइम पे तो वो न्यूज़ के साथ वो तो निकल रहे हैं, आप उस टाइम पे ले रहे हो, आप सोच रहे हो न्यूज़ मेरे पास ही सबसे पहले आई है, आपके पास तो सबसे लेट न्यूज़ आई है, तब से मैरिज की तो तैयारी हो चुकी थी अंदर से सारी। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यहाँ पर रहेगा कि जब स्विंग ट्रेडिंग की हम बात करते हैं तो आपके हिसाब से किसको स्विंग ट्रेडिंग करनी चाहिए और किसको कम्प्लीटली अवॉइड करनी चाहिए कि भैया ट्रेडिंग में मत जाओ। देखो, अगर किसी की रियल लाइफ में ऐसे इम्पल्सिस है कि वो ओवर ट्रेडिंग करेंगे, मतलब अगर कोई रियल लाइफ में बहुत अग्रेसिव है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में हर चीज़ करते हैं, वो तो स्विंग तो ना ही करो, पर ऑप्शन तो बिल्कुल ही ना करो वो। एंड अगर आप ऑलरेडी आप बहुत बिजी हो, आप अगर दिन के 10-20 मिनट भी नहीं निकाल सकते, अगर आप इवनिंग में थोड़ी बहुत स्कैनिंग नहीं कर सकते हो आप, तो कोई इशू नहीं है। फिर उस टाइम पे आप म्यूचुअल फंड्स में, ETF में, उसमें इन्वेस्ट कर लो। एंड ऑफ द डे आपको पैसा बनाना चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि आपने हर टाइप ऑफ ट्रेडिंग कर ही लेनी है। अब काफ़ी लोग ये भी कहते हैं कि सर हम स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं बहुत टाइम से, बहुत अच्छी हमारी चल रही है, अब हम ऑप्शन कब करें। मैं कहता हूँ ज़रूरी नहीं आपने सब कुछ ही कर लेना है, आप एक जो आपको सूट करिए उस पर स्टिक करो। एंड स्विंग ट्रेडिंग देखो, जो दिन में 10-15 मिनट सुबह निकाल ले, 10-15 मिनट क्लोजिंग के राउंड निकाल सकता है, जो इवनिंग में थोड़ी बहुत स्कैनिंग जो कर सकता है, वो स्विंग ट्रेडिंग कर सकता है। पर जिसको बिल्कुल ही वो बिल्कुल टाइम नहीं है, बहुत ही बिजी है पूरे दिन, वो फिर अपने ETF में इन्वेस्ट करे, मंथली का अमाउंट डालता रहे ETF के अंदर, म्यूचुअल फंड के अंदर। उसके बारे में तो आप बहुत अच्छे समझा दोगे वो चीज़। तो एक तरह से यहाँ पे 3 स्टेप आ गए। एक जो बहुत ही इम्पल्सिव बंदा है, जल्दी से एक्शन करता है, उसको ट्रेडिंग में नहीं एंटर करना चाहिए क्योंकि वो वहाँ पे ओवर ट्रेडिंग करेगा, इसमें ट्रैप में जाएगा। दूसरा आपने बोला कि एक बंदा है जो सुबह भी टाइम निकाल सकता है, थोड़ा सा शाम को भी टाइम निकाल सकता है, उसके लिए स्विंग ट्रेडिंग सही है, वो एंटर कर सकता है, लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग वो ना जाए। हाँ। ऐसा। और तीसरा टाइप का बंदा है जिसके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, वो टाइम मार्केट को दे नहीं पाता, मार्केट की नॉलेज अगर उसे है भी तो भी उसको नहीं एंटर करना चाहिए। नहीं, क्योंकि मैं आप एंटर कर लो, क्योंकि सिर्फ कहने पे किसी कोई नहीं मानेगा। आप एक अमाउंट रखो, उससे आप कर लो साथ साथ में, और साथ में अपनी म्यूचुअल फंड्स में, ETF में इन्वेस्टमेंट रखो, और अपने 3 साल का आप देखो। 3 साल में अगर आपने, काफ़ी लोग कहते हैं कि हम कर रहे हैं, हम इतना ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हमने साल के बाद जाके 12% निकाल लिया, तो अगर 12% निकालो तो आप म्यूचुअल फंड में डाल देते आप। राइट। अगेन बात हो जाती है, लोग कहते हैं कि हमने म्यूचुअल फंड में कुछ करना ही नहीं है, बोर हो जाते हैं। तो लोगों को यहाँ पे ना एक्टिविटी ज़्यादा चाहिए, लोगों को पैसे ज़्यादा, लोगों को यहाँ पे एक्टिविटी में मज़ा आता है कि हम कुछ ना कुछ करते रहे, हम बिजी रहे, हम प्रोडक्टिव रह रहे हैं हम पूरे दिन। और हम पूरे दिन बैठ के लैपटॉप के सामने बैठे हैं 6 घंटे, हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं, बाय सेलिंग कर रहे हैं, तो उनको बड़ी सी फील आती है हम कुछ ना कुछ करके गए आज घर पे, चाहे प्रॉफिट कुछ ना आए, चार्जेस ही दे के गए वहाँ। बट लेकिन शायद मैं भी ये कहता हूँ कि सीखने को मिला। सीखने को मिला, ठीक है, पर कितने साल, राइट। 1 साल 2 साल, कितने साल तक सीखते रहोगे। अब काफ़ी मेरे फ्रेंड्स हैं जो मतलब ट्विटर के थ्रू फ्रेंड्स बने थे, एक मतलब है डेंटिस्ट है, वो अपनी प्रैक्टिस छोड़ के मतलब फुल टाइम ट्रेडिंग में आ गए थे। उनको मना किया मैंने, मत आओ। मैं जो भी मुझे अप्रोच करता है ज़्यादातर को मना ही करता हूँ, ट्रेडिंग मत करो, कि फुल टाइम तो बिल्कुल ही ना करो। ओके। वो काफ़ी टाइम नहीं माने, करते रहे प्रैक्टिस, उसके बाद मतलब ट्रेडिंग करते रहे, करते लॉस करते रहे, बाद में जाके दोबारा अपनी प्रैक्टिस ज्वाइन करी। एक और फ्रेंड था, शिमला से आया था, लॉयर था वो, उसने भी आके ट्रेडिंग में आ गया फुल टाइम, उसको ही मना करा, नहीं माना, क्योंकि ना सबको लगता है कि बहुत ईजी है, बहुत अच्छा हो जाएगा यहाँ पे आके।
बट जब आपको यहाँ पे आके जब प्रेशर देखते हो कि यार ट्रेडिंग से काफ़ी बारी साइडवेज मार्केट में बेरिश मार्केट में कुछ नहीं करना होता, फ्री बैठना होता है, तो फ्री लोग एक दो दिन बैठ जाते हैं, उसके बाद उनको कुछ होता है यार कुछ तो करें। और अगर अपनी कोई जॉब नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, फिर वो ट्रेडिंग से ही कुछ ना ट्राई करते करने की। एंड बिना सेटअप के, बिना किसी अच्छे सेटअप के अगर आप ट्रेड करोगे ना, तो लॉसेस होंगे ही होंगे आपके। तो पेशेंस आपको ट्रेड लेके भी लेना होता है कि हाँ ट्रेड ले लिया, पेशेंसली बैठो उसके अंदर, पर ट्रेड लेने से पहले भी पेशेंस दिखाना है कि ट्रेड नहीं है तो नहीं ट्रेड करना। आई थिंक यही काम सबसे डिफिकल्ट है, बैठना। आपने ट्रेड एंटर करी और आप बैठे, उसके लिए मुझे लगता है कि आप यहाँ पर नॉलेज दे रहे हो यूट्यूब के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, वो है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। तो आई थिंक येस, आपका चैनल मतलब मुझे लगता है कि काफ़ी यूज़फुल है व्यूवर्स के लिए और आपकी वीडियोस ज़रूर देखनी चाहिए। तो आई थिंक अगर साइकोलॉजी समझ जाएंगे तो प्रॉफिट, जैसा कि आपने बताया, वो अपने आप होने स्टार्ट हो जाएंगे। और आपके ओवरऑल मतलब ट्रेडिंग आपको ओवरऑल लाइफ में बड़ी हेल्प करेगा। आप देखो जो भी अच्छे ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स हैं वो लाइफ में आपको बहुत नॉर्मल दिखेंगे, बहुत सिंपल दिखेंगे, वो उनकी एक्चुअल लाइफ में बहुत वो सुलझ जाते हैं, से कहते हैं ना, बहुत शांत हो जाते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग उनको समझाती है अच्छे से, उनको ना मार मार के सिखा देती है कि उन्होंने देखा है। वो ट्रेडिंग आपको फीडबैक बहुत साथ साथ देती है। जहाँ पे आप ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, मार्केट आपको समझा देगी, राइट। जहाँ पे आपने एक्साइटमेंट में ज़्यादा ट्रेड कर लिए, तब भी मार्केट आपको समझा देगी। जब आपने गुस्से में, फ्रस्ट्रेशन में आके ओवर ट्रेड कर दिया, आपने जल्दी में बहुत बड़ी पोजीशन साइज ले ली, जब भी आप ये गलती करोगे, मार्केट आपको साथ साथ फीडबैक देगी, साथ साथ आपको मोटे मोटे लॉस मिल जाएंगे। तो आपको इतनी जल्दी मार्केट से सीखने को मिलता है कि क्या करना क्या नहीं करना। आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा चेक में आ जाते हैं। आपकी एक्चुअल लाइफ में बहुत हेल्प होती है ट्रेडिंग के साथ। मतलब जो चीज़ें, मतलब जैसे हम गुरबानी पढ़ते हैं, अपने रिलीजन टेक्स्ट हम पढ़ते हैं, वहाँ पे जो जो लिखा हुआ वो ट्रेडिंग में आके ज़्यादा समझ आना स्टार्ट हुआ कि यार यही सब तो लिखा था, पहले ही हम अच्छे से पढ़ के समझ लेते। तभी मैं कहता हूँ ट्रेडिंग से ज़्यादा बुक्स आप साइकोलॉजी की, स्पिरिचुअल बुक ज़्यादा पढ़ो, वो आपकी मार्केट में ज़्यादा हेल्प करेगी। मतलब ये मल्टीपल टेंस कहा जाता है। हर, मेरे ख्याल से जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है वो एक ही चीज़ की बात करता है, वो है साइकोलॉजी की, कि आपकी 99% साइकोलॉजी है, 1% आपकी एक्चुअल ट्रेड एक्शन है जो आप लेते हो। और ये लोगों को समझ बहुत लेट बहुत आता है, बहुत मुश्किल से और आता है, और अभी अभी लॉस आई थिंक हो चुका होता है काफ़ी ज़्यादा। काफ़ी हो चुका होता है, और तभी समझ आता है। तभी तभी समझ अगर पाते लॉस नहीं होगा तो वो सीखेंगे ही नहीं, उनको समझने का क्या मिसिंग है, वो इस पजल का क्या पार्ट मिसिंग रह गया, तो अभी तक हम जो लैग कर रहे हैं। इनफैक्ट तो जो लोग तभी अभी भी इस पॉडकास्ट को देख रहे होंगे, मुझे लगता है कि काफ़ी डिटेल में आपने बात करी इन चीज़ों के बारे में, साइकोलॉजी के ऊपर, बट पता नहीं कितने लोग इसको फॉलो कर पाएंगे, एडवाइस को जो आपने दी है कि भाई साइकोलॉजी पहले समझो, ट्रेडिंग बाद में करो। बट हाँ, मैं होप करूँगा कि लोग जो इस यहाँ तक podcast देख रहा है ना, वो ऑलरेडी समझ चुका है क्या करना क्या नहीं करना, ऑलरेडी उसको अब समझ आना स्टार्ट हो गया है। वो उस फेज से, इनिशियल फेज होता है ना जो एक्साइटमेंट वाला, उससे निकल गया है। तभी आजकल यूट्यूब में देखो ना, आधे घंटे की वीडियो, 40 मिनट वीडियो कोई पूरे एंड तक नहीं देख पा रहा रहता है, क्योंकि अगेन वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाली बात है। अगर 10 सेकंड की रील में आपको डोपामिन हिट मिल रहा है, तो आप 40 मिनट की वीडियो नहीं देखोगे। आजकल 10 सेकंड की रील में भी लिखा होता है वेट फॉर इट, तो उन्हें पता है कि 10 सेकंड भी बंदा नहीं रुकेगा। तो जो बंदा यहाँ तक रुक गया है ना, वो वैसे ही बिल्कुल मैच्योर है। एग्जैक्ट बात हमने कही कि जिसने यहाँ तक की पॉडकास्ट देख ली है, वो बंदा सीखने ही बैठा है, सीखने बैठ, वो बस टाइम पास करने नहीं आया। और जो बहुत जल्दी वो बहुत अच्छा करना स्टार्ट हो बहुत जाएगा। अच्छा स्टार्ट कर, करेक्ट है। तो पेशेंस लेवल अपने आप में काफ़ी बड़ी चीज़ है। तो थैंक यू हरनीत जी, आपने बहुत बहुत डिटेल में, इवन मेरे पास वो क्वेश्चंस भी नहीं थे, आपने उनके भी आंसर यहाँ पर दे दिए। और जैसे कि आपने कहा, जिसने कंप्लीट पॉडकास्ट देख लिया, मुझे लगता है कि उसका माइंड शिफ्ट बहुत ज़्यादा आएगा ट्रेडिंग की तरफ, कैसे साइकोलॉजी को फॉलो करें, कैसे ट्रेड लें। तो आई थिंक ये पॉडकास्ट काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, और आपने जो कुछ भी बताया वो मुझे लगता है कि बहुत हेल्पफुल होगा। मोस्ट वेलकम जी। इनफैक्ट मैं, आप आपने मेरे चैनल के बारे में बहुत भारी बात कर दी, बट इनफैक्ट आपका चैनल बहुत अच्छा है। मैंने जब आपकी पहली बारी आईफोन वाली वीडियो देखी थी मैंने, हाँ, उसके बाद मैंने आपको फिर लिटरली सर्च करा कि मुझे आपका इंस्टा या कुछ मिल जाए, फिर मैंने आपके इंस्टा पे मैसेज करा, हाँ, फिर हमारे नंबर तब से हम कनेक्टेड है। और मैंने आपको कहा भी था कि आप समझाते ऐसे हो कि लगता है कि अपने कोई छोटे भाई को समझा रहा है। और अब यूट्यूब में, वरना ज़्यादातर ना, जैसे मुझे, जब बहुत लोग हैं जो बहुत शाउट कर करके समझा रहे होते हैं, मुझे उनसे कनेक्शन नहीं बनता। आप बड़े प्यार से, बड़े आराम से, नॉर्मल टोन से समझाते हो, एंड ऐसे समझाते हो लिटरली जैसे छोटे भाई को समझा रहे हैं। एक्चुअली जैसे एक्चुअली उसके लिए अच्छा चाहता है। हाँ, मैंने आपको अप्रोच करा, मैं फिर आपका रिप्लाई भी आया, फिर हमारी बात हुई फ़ोन पे। तो लिटरली आपका चैनल भी मतलब बहुत ही बड़ा, आपका बहुत बड़ा चैनल है, बट स्टिल अभी भी अंडररेटेड मैं कहूँगा, अभी भी बहुत ग्रो। थैंक यू सो मच। इनफैक्ट जिस वीडियो की आपने बात की है, वो वीडियो आई थिंक मिलियन प्लस व्यूज़ पे गई है, हो गई है। काफ़ी पॉपुलर हुई थी वीडियो। मैंने भी और पहली बार उसी वीडियो से आपको हाँ, तो काफ़ी लोगों तक वो पहुंची है। तो थैंक यू सो मच और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मोस्ट वेलकम जी, मुझे खुद बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके।